हल्दी जो है एक मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कीड़े बीमारी ये सब तो नहीं आते हैं, लेकिन मुख्य कीट की अगर बात करें तो इसमें तना बेधक जो कीट है और प्रकंद बेधक कीट की समस्या देखने को मिलती है। और ये इस कीट का जब आक्रमण या हो जाता है फसल में, तो उससे ये जो है नए जो ग्रोथ हो रहे हैं, वृद्धि हो रहे हैं, ऐसे भागों पे, ऐसे शाखाओं पे, तने पे ये इसका देखा जाता है आक्रमण। और जब ये कीट का प्रकोप देखा जाए तो किसान भाइयों आपको क्लोरपायरीफास नाम की दवा का उपयोग करना है। 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर उसका समय समय पे छिड़काव करें, तो इस जो कीट है उससे काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो, अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में
इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, जंगलों में जाकर मधुमक्खी के छत्ते से मधु इकट्ठा करना अब पुरानी बात हो गई है। शहद की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए आज हमारे युवा भाई मधुमक्खी पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाने लगे हैं। मधुमक्खी से न केवल हमें शहद मिलती है, मोम मिलती है, इसके अलावा परागण में सहायता करके मधुमक्खियाँ कृषि कार्य में फसल उत्पादन बढ़ाने में भी सहायक हैं। यदि आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो मधुमक्खी पालन की तकनीकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं भिलाई से सफल मधुमक्खी पालक श्री अब्दुल एजाज सर। आपका स्टूडियो में बहुत स्वागत है। साथियों, मधुमक्खी पालन से संबंधित यदि आपकी कोई उत्सुकता हो, कोई जानकारी आप लेना चाहते हो तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए शुरुआत करते हैं। सर, छत्तीसगढ़ में मधुमक्खी पालन की क्या संभावनाएं हैं और अभी इस समय में मधुमक्खी पालन क्यों आवश्यक हो गया है? देखिए, छत्तीसगढ़ में मधुमक्खी पालन की संभावनाएं अपार हैं जी। छत्तीसगढ़ लगभग 148 लाख हेक्टेयर में बसा हुआ है जी, जिसमें से 67 लाख हेक्टेयर में वन है। अच्छा। और 46 लाख हेक्टेयर में खेतीबाड़ी होती है जी जी। तो ये 67 लाख हेक्टेयर वन और 46 लाख हेक्टेयर खेतीबाड़ी, 113 लाख हेक्टेयर में हर फसल में फल आने के पहले फूल आते हैं जी जी। और उन फूलों में परागण करवाना ही होता है जी। परागकण होते ही हैं, नेक्टर मिलता ही है जी जी। तो छत्तीसगढ़ में मधुमक्खी पालन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं जी जी। हमें बस उपलब्ध संसाधनों का उचित दोहन करने की ज़रूरत है। अच्छा। दूसरा आपका सवाल था कि क्यों आवश्यक है जी जी। तो आवश्यक इसलिए है कि जैसे जैसे हमारा खेतीबाड़ी का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है जी जी, तो हमको उसी क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन करने की ज़रूरत है जी जी। अभी भी हम जो है हमारा भारत देश अन्य जो विकसित देशों की अपेक्षा उत्पादन में 100 टाइम्स पीछे है। अच्छा, 100 टाइम्स। हमारे भारत में जितना क्षेत्रफल है खेतीबाड़ी का, उसमें जो उत्पादन क्षमता है उसके लिए 20 करोड़ मधुमक्खी कॉलोनीज की जरूरत है। अच्छा, अच्छा। 20 करोड़ मधुमक्खी उचित परागण करने के लिए 20 करोड़ मधुमक्खी कॉलोनीज की जरूरत है, जबकि हम अभी 18 से 20 लाख कॉलोनीज पे काम कर रहे हैं जी जी जी। तो अभी हम 100 टाइम्स पीछे हैं जी, तो इसलिए हम भारत में और छत्तीसगढ़ में सर पहले एक साथी का फोन सुन ले। हेलो 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 हेलो, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप अपनी चर्चा जारी रखें। तो हम जो है
100 टाइम्स पीछे हैं विकसित देशों से। जी जी। तो अगर हमको अपनी आहार श्रृंखला बरकरार रखना है जी और हमारे उपलब्ध क्षेत्रफल में हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना है, जी जी। तो हमको मधुमक्खी पालन करना होगा। मधुमक्खियों को परागणकर्ता के रूप में, एक पॉलिनेटर के रूप में, टूल के रूप में इस्तेमाल एक करना साथी का होगा। फोन है। हेलो हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं गिरीश कुमार साहू बोल रहा हूँ पाटन से। जी साहू जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? तो मधुमक्खी पालन के बारे में पूछना चाहता था कि कौन सी जगह में अच्छा से होगा। जी अच्छा, सर बताइए। गिरीश कुमार साहू जी, इसके लिए जो जगह है वो आपकी अपनी जगह की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सराउंडिंग्स में जो फसलें हैं आपको उसका सर्वे करना होगा। जितनी भी तिलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, ये सब सपोर्ट करती हैं। तो आपको ऐसे गांव की तलाश करना होगा जिन गांवों में दलहनी और तिलहनी फसलों का काम हो रहा है, और वहाँ पर अपना आप मधुमक्खी पालन का काम शुरू कर सकते हैं। जी, जी। इसके अलावा आपको आसपास के जंगलों का सर्वे करना होगा, और जंगलों में बहुत सारे ऐसे वैरायटीज़ रहती हैं, जैसे महुआ है, नीम है, बेर है, करंज है। तो इस तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं, जी, जी। उनका सर्वे करके आप वहाँ पर मधुमक्खी पालन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका गांव जंगलों के पास है तो ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा इसका। जी जी। सर, आप हमको बता रहे थे कि परागण में मधुमक्खियाँ सहायक होती हैं, तो हमारे किसान भाई मधुमक्खी पालन करके किस तरह से अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं? देखिए, परागण जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। हमारी फसलों के लिए। आपका फसल का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद अगर सही परागण नहीं होता है, जी जी, तो आपका प्रोडक्शन बराबर नहीं आता है। अच्छा, है ना? क्योंकि क्या होता है, हर प्रकार की फसलों में नर फूल और मादा फूल लगभग हर प्रकार की फसलों में अलग अलग होते हैं। जी जी। तो जब तक नर फूल का पराग मादा फूल तक नहीं पहुंचेगा, जी, तब तक परागण नहीं होगा और निषेचन नहीं होगा। अच्छा। और निषेचन नहीं होगा तो फ्रूट सेटिंग नहीं होगी। बिल्कुल। तो फ्रूट सेटिंग को अगर हमको बढ़ाना है, जी, तो हमको परागणकर्ता की ज़रूरत होती है। और मधुमक्खियाँ जो है वो सबसे सशक्त मित्र कीट है, सबसे सशक्त परागण करता है। जी जी। तो हमको परागणकर्ता के रूप में मधुमक्खियों को अपनाना होगा, और इस तरीके से हम अपनी फसलों का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। जी, हमारे एक और साथी का फोन है सर। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, जय जोहार। विशेषज्ञ बिल है, जय जोहार। जय जोहार। प्रश्न पूछिए अपना। भागवत निर्मलकर कौरा जेवरा बेमे तरह से बोला था। जी जी। मधुमक्खी पालन के ऐसे कोई नया तकनीकी का है जे डिब्बा कहाँ से मिली, और इकर संबंध में थोड़ा लंबा चौड़ा और जानकारी चाहिए। साथ ही साथ जी, हम मधुमक्खी पालन गांव के अंदर कर सकते कि गांव के बाहर में कोई खेत खलिहान में कर सकते, एक बारे में विस्तृत जानकारी बताओ। अच्छा जी। जी सर, बताइए। जी, भागवत निर्मलकर जी, स्वागत है आपका। मधुमक्खी के डिब्बे जो आपको लेना पड़ता है, वो किसी पुराने मधुमक्खी पालक से, जो मधुमक्खी पालन का काम कर रहा हो, उससे आप प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो है, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी विभाग लगभग सभी ज़िलों में, जो NHM की स्कीम है उसके अंतर्गत उद्यानिकी विभाग 40% की सब्सिडी के साथ किसानों को मधुमक्खी के बॉक्स उपलब्ध कराती है। जी। तो आप अपने ज़िले के उद्यानिकी विभाग में जाकर असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर से मिलें, और वहाँ पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि आपको कितने डब्बे मिल सकते हैं। लगभग एक किसान को 50 बॉक्स तक मिल रहे हैं। जी जी जी। NHM की स्कीम के अंतर्गत। जी। इसके अलावा आपका क्वेश्चन ये था कि कहाँ पर करना है, तो आपको अपने आसपास गांव में जहाँ पर तिलहनी फसलें हो रही हों, दलहनी फसलें हो रही हों, वहाँ पर करें। और अगर आपके आसपास जंगल है तो बहुत सपोर्टिव है। चाहे आप अपने गांव से शुरू करें या कहीं से भी शुरू करें, आपको फसलों की उपलब्धता के अनुसार मधुमक्खियों का स्थानांतरण समय समय पर करना होगा। आप जिस तरीके से बकरी पालन या गाय पालन करते हैं कि एक जगह पे स्टेशनरी रख के, उस तरीके से मधुमक्खी पालन नहीं हो सकता। मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खियों को आपको समय समय पर फूलों की उपलब्धता के अनुसार स्थानांतरण करना पड़ेगा। तो वो आपके गांव से एक गांव दूर भी हो सकता है, 10 गांव दूर भी हो सकता है। जी जी। सर, आपने बताया कि कुछ चुनिंदा फसलों में ज़्यादा सहायक होती है मधुमक्खियाँ परागण के लिए, तो किसान भाइयों को कौन कौन सी फसलें लगाने चाहिए, या कौन कौन सी फसलें लगाई हैं तो मधुमक्खी पालन उनके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा? देखिए, वैसे तो आमतौर पर लगभग सभी तरह की फसलों में मधुमक्खियाँ काम करती हैं। जी। लेकिन मधुमक्खियों को सपोर्ट करने वाली फसलें जो हैं,
जितनी भी तिलहनी फसलें हैं, जी जी, दलहनी फसलें हैं, जी 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 ना, ये सारी फसलें। सर एक और साथी का फोन है। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? कन्या बालाघाट से गोविंद मानेश्वर बोल रहा हूँ मैम। जी गोविंद जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हमको ये जानकारी चाहिए कि जैसे मधुमक्खी पालन जैसे हमको करना है, तो ज्यादा जानकारी के लिए हमें प्रशिक्षण कहाँ से मिलेगी और इसका माहौल कैसा होना चाहिए जो इसकी मतलब पालन करेंगे तो जानकारी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका सर। ये शुरुआत करें तो इन्हें प्रशिक्षण कहाँ से मिलेगा? देखिए, प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड नई दिल्ली के द्वारा जो है वो एक अभियान चलाया गया है पूरे देश में, और हमारे प्रदेश में भी मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग हो रही है, और ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उद्यानिकी विभाग इसकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। जी जी। इसके अलावा अगर आपको अच्छी ट्रेनिंग और चाहिए तो पुणे महाराष्ट्र में CBRTI सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर बहुत उच्च स्तर की ट्रेनिंग मिलती है। इसके अलावा भागलपुर सबौर बिहार में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। और इसके अलावा भी अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो हमारी संस्था आहा मधुमक्खी पालन भिलाई में आप संपर्क करके हमसे भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। जी जी सर आप बता रहे थे दलहनी तिलहनी फसलें जो हैं वो विशेष रूप से जी तो ये दलहनी तिलहनी जितनी फसलें हैं, जैसे सरसों है, सूरजमुखी है, तोरिया है, कुसुम है, अलसी है, तिल, राम तिल, ये सारी फसलें सपोर्टिव हैं। और मैं तो कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है ना, छत्तीसगढ़ प्रदेश में सूरजमुखी की फसल के लिए बहुत अनुकूल वातावरण है। तो हमको सूरजमुखी पे बहुत काम करने की जरूरत है। अगर हम सूरजमुखी पे काम करते हैं तो एक तो हमारी मधुमक्खियों को स्थायित्व प्राप्त होगा, हमारे किसानों की आय बढ़ेगी, और इसके साथ साथ जो है अगर हम गर्मी की धान को सूरजमुखी की फसल से चेंज कर लें, बदल लें, तो एक तो हमारी गर्मी में जो पानी का कंजप्शन है, तो पानी का कंजप्शन कम हो जाएगा, तो हमारा जो भूमिगत जल का स्रोत है वो स्थिर रहेगा, और दूसरा हमारे किसानों को फायदा मिलेगा, और तीसरा जो है मधुमक्खियों को स्थायित्व प्राप्त होगा। इसके अलावा जो है उद्यानिकी की फसलें जो हैं, इसमें जितने भी साइट्रस फल हैं, जैसे नींबू, संतरा, है ना। सर हमारे एक और साथी का फोन। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते जी। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ मैं रेवाराम सो बोल रहा हूँ, दहियान बांधा बाजार से। जी पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहूँ मैडम जी कि मधुमक्खी पालन में कौन कौन से फल फूल या पौधे लगाना है जी, और अच्छा उनको वैज्ञानिक ढंग से खेती करना चाहूँ मैडम है। अच्छा सर, आपकी चर्चा में ही शामिल है जी। अभी अगर आप सुन रहे होंगे तो आपने ये सुना होगा कि जितनी भी तिलहनी और दलहनी फसलें हैं ये सब सपोर्टिव हैं। उसके अलावा उद्यानिकी विभाग की फसलें जो हैं वो लीची है, बेर है, सीताफल है, शीशम है, करंज, नीम, इस तरह की फसलें जो हैं ये काम आती हैं, और नींबू, संतरा, मौसम्बी, इस तरह की फसलें, ये सब सारी फसलें आपके काम आएंगी जी। और इसके अलावा क्या पूछा था इन्होंने? सर यही उनका मेन था कि किन किन फसलों के लिए सहायक हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मधुमक्खी पालन जो हमारे साथी करना चाहते हैं, तो मधुमक्खी पालन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या क्या विशेष उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर मधुमक्खी पालन को छत्तीसगढ़ में सफल करना है तो हम अपने अनुभवों के आधार पे 3 सूत्र निष्पादित किए हैं। अगर ये 3 सूत्रों पे काम हो जाता है तो मधुमक्खी पालन निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में सफल हो जाएगा। सबसे पहला जो है, हमारे छत्तीसगढ़ में अधिकांश जो है धान की खेती हो रही है। अच्छा। तो धान की खेती के साथ साथ हमको दलहनी और तिलहनी फसलों पे ध्यान देने की जरूरत है। विशेषकर अगर हम सूरजमुखी पे काम करते हैं, सरसों पे काम करते हैं, तो एक तो हमारा खाद्य तेल की सुरक्षा होगी, और दूसरा हमको धान से कम मेहनत में धान से अधिक फायदा मिलेगा। तो हमको सूरजमुखी की खेती और तिलहनी फसलों की खेती पे विशेष ध्यान देना है। इसके साथ साथ शासन को भी जो है तिलहनी फसलों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उस पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे ऑयल मिल की उपलब्धता नहीं है हमारे यहाँ, तो ऑयल मिल की उपलब्धता हो, बीज और मार्केट की उपलब्धता हो। तो पहला तो सूत्र यही है कि सपोर्टिव क्रॉप्स पे काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा सूत्र ये है
कि स्किल्ड मैन पावर, कुशल श्रमिक के अभाव में मधुमक्खी पालन जो है वो सफल नहीं हो पा रहा है कई जगहों पे। तो अगर हम अपने श्रमिकों को कुशल बना दें, है ना, स्किल्ड मैन पावर डेवलप कर लें हम, तो हमारा ये काम मधुमक्खी पालन का काम सफल हो सकता है। तो इसके लिए जागरूकता प्रोग्राम जगह जगह पे रखने चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, और ये हो रहा है। हमारी छत्तीसगढ़ शासन इस पे काम कर रही है। जन भागीदारी की और ज़रूरत है हमको। तीसरा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है सूत्र, वो है मधुमक्खियों का स्थानांतरण। अच्छा, क्या हो रहा है कि मधुमक्खियों के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है और किसानों तक वो योजना के तहत मधुमक्खियाँ पहुँच भी जा रही हैं, लेकिन किसान अब जानकारी के अभाव में उसको सही समय पर स्थानांतरित नहीं कर पाते हैं सही फसलों में। तो अगर सही समय पर सही फसलों में मधुमक्खियों की कॉलोनीज को स्थानांतरित कर लिया जाए, तो न सिर्फ मधुमक्खी पालन से हमको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, बल्कि हमारी फसलों का भी परागण होके प्रोडक्शन बढ़ेगा। जी सर, एक आम धारणा है कि मधुमक्खियाँ काटती हैं और विषैली होती हैं, इसलिए भी बहुत सारे लोग मधुमक्खी पालन नहीं कर पाते हैं। आपकी क्या राय है? देखिए, मधुमक्खी काटती है ये बात तो सच है, लेकिन विश्व में लगभग 20,000। पहले एक साथी का फोन सुन ले। हेलो नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? दिलेश्वर चक्रधारी जी, महासमुंद जिला। जी सर, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, हाँ सर, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं प्रश्न कर रहा था मैडम जी, ये आम के बगीचा में मधुमक्खी पालन हो सकते का? अच्छा सर, बताएं। जी, आम के बगीचे में भी मधुमक्खी पालन हो सकता है, लेकिन जब तक आम की फूल रहेंगे तब तक ही मधुमक्खियों को खाना मिलेगा, और उसके बाद आपको दूसरी जगह उसको स्थानांतरित करना पड़ेगा। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि मधुमक्खियाँ काटती हैं या नहीं, या विषैली होती हैं या नहीं? जी, देखिए, मधुमक्खियाँ काटती हैं, ये बात तो सच है, लेकिन विश्व में लगभग 20,000 प्रजातियाँ होती हैं मधुमक्खियों की, तो सभी उतनी खतरनाक नहीं होती। अच्छा, है ना। जो हम आमतौर पे न्यूज़ में पढ़ते हैं और कि मधुमक्खियों काटने से लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, वो बहुत खतरनाक मधुमक्खी होती है, एपिस डोर्साटा। अच्छा। जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में भंवर बोलते हैं। जी। वो बहुत खतरनाक होती है। ये जो पालतू मधुमक्खी है, एपिस मेलिफेरा या एपिस सेरेना इंडिका, ये इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती, ये घातक नहीं होती। अच्छा। इसको समझाने के लिए मैं बहुत ही एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ कि देखिए, शेर भी शिकारी जानवर है और बिल्ली भी शिकारी जानवर है, लेकिन दोनों के काटने में बहुत फर्क है। जी। आप बिल्ली को घर में पाल सकते हैं, शेर को घर में नहीं पाल सकते। तो ये एपिस मेलिफेरा जो है या एपिस सेरेना इंडिका जिसका हम पालन कर रहे हैं, ये बिल्कुल पालतू बिल्ली की तरह है। आपको इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और बहुत ही मित्रता करते हुए मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। जी सर, अगर घर में जैसे कभी कभी छत्ता बन जाता है, तो लोग कैसे पहचाने कि ये मधुमक्खी खतरनाक है क्या, या इसको हटाना चाहिए या इसको बढ़ने देना चाहिए? देखिए, वो जो है, जो जानकार होगा वही पता कर पाएगा। वैसे मैं बता दूं, अगर वो बहुत बड़ा छत्ता है, करीब करीब एक मीटर या 1.25 मीटर का छत्ता है, तो वो एपिस डोर्साटा का छत्ता होता है, भंवर का छत्ता होता है, वो बड़ी मधुमक्खी होती है, तो वो खतरनाक होती है। और जो 1 फीट 1.5 फीट का छत्ता होता है, वो एपिस सेरेना इंडिका या एपिस मेलिफेरा का होगा, तो वो ज़्यादा खतरनाक नहीं। जी सर, अभी कोरोना के समय में बहुत सारे लोग रोजगार से वंचित हो गए हैं। इन लोगों के रोजगार सृजन में मधुमक्खी पालन किस तरह से सहायक है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे देश का जो क्षेत्रफल है पूरे देश का, तो उसमें उचित परागण के लिए 20 करोड़ मधुमक्खी कॉलोनीज की जरूरत है। अच्छा। और अभी हम 20 लाख के आसपास हैं। तो अगर 20 करोड़ मधुमक्खी कॉलोनीज पे काम होता है, तो लगभग 2.15 करोड़ लोगों को, यानी 2 करोड़ 15 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। जी। तो मधुमक्खी पालन में रोजगार की अपार संभावना है। अच्छा सर, ये तो हुई बात रोजगार सृजन की, पर अगर मधुमक्खी पालन जो कर रहे हैं, उनका मधु या जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको मार्केटिंग कैसे करें? देखिए, मार्केटिंग की तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। हमारे यहाँ का अधिकांश शहद जो है, हमारे यहाँ लगभग अभी हमारे देश में 75 से 80 हज़ार मीट्रिक टन शहद पैदा होता है, जिसका अधिकांश हिस्सा जो है एक्सपोर्ट हो जाता है। तो मधु की इतनी डिमांड है जितनी हम पूर्ति नहीं कर सकते। और इसके अलावा हमारे देश में, हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको डेवलप करने की ज़रूरत है।
अभी हम हमारे देश और प्रदेश में कई तरह के कुपोषण साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर हम मधु को खाते हैं तो एक तो हमारे देश से कुपोषण मिटेगा और मार्केट बनेगा। तो मार्केट की कहीं दिक्कत नहीं है। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट करने के लिए खरीद लेते हैं और इसके अलावा हम अपनी लोकल ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। लोकल ब्रांडिंग करके 300 रुपए से लेके 800-1000 रुपए किलो तक शहद बेच लेते हैं। जी। सर शहद के अलावा और क्या प्राप्त कर सकते हैं इन छत्तों से? देखिए, मधुमक्खी पालन से शहद के अलावा जो है एक पराग होता है है ना, पराग का उत्पादन किया जा सकता है जो कि सुपर फूड होता है और लगभग शहद से दोगुनी कीमत का होता है। अच्छा। इसके अलावा मोम होता है। मोम जो है सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र में काम आता है। इसके अलावा रॉयल जेली, बी वेनम, इसका भी उत्पादन मधुमक्खी पालन से किया जा सकता है। अब्दुल अयाज सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।